Bismillahirrahmanirrahim. Today the topic is Philip Sidney, Part 2. Philip Sidney was a figure of 16th century. He was a highly cultivated person. कोर्ट का आदमी था, कोर्ट में रहने वाला था, अच्छी पोजीशन पर रहा है, एंड ही वाज हाईली कल्टिवेटेड. तो इसके बारे में बहुत सारे जो उस वक्त के उमरा थे, अमीर लोग थे, उन्होंने यही कहा. उन्होंने कहा कि वी आर रेडी टू गिव आवर डॉटर टू फिलिप सिडनी. सर फिलिप सिडनी को अपनी बेटी देने के लिए तैयार थे. वो इतना अच्छा और कल्टिवेटेड वेल मैनर्ड था कि उससे चाहते थे कि उसकी बेटी की शादी उससे हो जाए. फिलिप सिडनी एक बात कोट करता है. एक बार वो कहता है कि एक बार मैं किसी से मिलने के लिए गया तो वहाँ पर उस शख्स ने हॉर्स की इतनी तारीफ की हॉर्स की. तो फिलिप सिडनी कहता है मेरे दिल के अंदर ख्वाहिश पैदा हो गया, काश कि मैं घोड़ा होता. तो सिडनी ने ये जो अपॉलजी ऑफ पोएट्री है इसको लेकर आया है. एक्चुअली दैट इज अ रिएक्शन ऑफ द गोसन वर्क. एक गोसन नाम का राया क्रिटिक था. उसने कुछ चार्ज इल्ज़ामात लगाए थे पोएट्री के ऊपर. क्वाइट राइट, पोएट्री पर वो इल्ज़ामात ठीक भी थे, गोसन ने लगाए थे. लेकिन गोसन इज द नेम ऑफ अ क्रिटिक. गोसन ने जो सपोर्ट दी थी वो फिर उसने प्लेटो से ली थी. प्लेटो ने कहा था मतलब पोएट्री इज़ अ रॉन्ग थिंग, ये झूठ है, मुबालगा आराई है, काबिदा चीज़ें हैं, सारी मुबालगा आ रही है. तो उसने उससे सपोर्ट ली थी. आपने ऑलरेडी क्योंकि पोएटिक्स पढ़ी हुई है और पोएटिक्स का पस मंज़र फिर दोबारा वहीं प्लेटो की बुक है, क्या नाम था, रिपब्लिक. तो आपके जहन में सिनेरियो सारा मौजूद है. रिपब्लिक प्लेटो ने लिखी थी तो उसमें क्या क्या चार्जेस लगाए गए थे. सेम इज़ द केस नाउ. उसी चार्जेस की सपोर्ट लेते हुए गोसन ने भी चार्जेस लगाए हैं कि पोएट्री इज़ नॉट अ गुड थिंग, अ फेवरेबल थिंग फॉर आवर नेशन और फॉर द ह्यूमन बीइंग्स. तो अपॉलजी ऑफ पोएट्री. तो वो जो बुक लिखी थी गोसन ने, एक्चुअली वो उसने फिलिप सिडनी के नाम ही पब्लिश की थी, टू सर फिलिप सिडनी. तो फिलिप सिडनी जब उस बुक को पढ़ा तो उसको एहसास हुआ कि नहीं कि ये जितनी ये मतलब इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं दीज आर जस्ट फेक चार्जेस. और उसने उसका दोबारा बताया कि हाँ जी पोएट्री के क्या क्या फ़ायदे हैं और असल मामला क्या है. उन दिनों में हमें आप स्टडी करना पड़ेगा कि गोसन ने जो इल्ज़ामात लगाए हैं वो इल्ज़ामात कितनी हद तक ठीक है. इस चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए, देखने के लिए गोसन के इल्ज़ामात को, वी हैव टू नो द एटमॉस्फेयर, द बैकग्राउंड, द सिनेरियो ऑफ दिस पीरियड. 16th सेंचुरी के अंदर, एलिज़ाबेथन पीरियड के अंदर पोएट्री किस तरह की हो रही है, क्या हो रहा है. When I am talking about the poetry, then you keep in your mind, poetry means not only the poetry, the lyrics, the dramas, mean comedy and tragedy, both are involved in it. क्योंकि उस पोएट्री आप शेक्सपियर को पढ़ चुके हैं. शेक्सपियर की जो ड्रामाज है वो भी पोएटिक फॉर्म में है. तो उस पीरियड के अंदर एक बात तो ये थी कि कॉमेडी और ट्रेजिडी को मिंगल कर दिया गया. जैसा कि शेक्सपियर की एग्जांपल आपके सामने है. ट्रेजी कॉमेडी जो लिखता है, जैसे कि वो कौन सी थी उसकी जो ड्रामा शामिल था, विंटर्स टेल के अंदर ट्रेजी और कॉमेडी मिक्स है. अच्छा नहीं, चेरी ऑर्चिड समथिंग एल्स. चेरी ऑर्चिड याद रखे, वो शेक्सपियरियन ट्रेजी से डिफरेंट इसलिए हो जाता है कि चेरी ऑर्चिड इज एट द सेम टाइम ट्रेजी, एट द सेम टाइम कॉमेडी. But in Winter's Tale there is a case कि part wise है, tragedy and comedy. And if you will watch also the 16th century, the figure of 16th century, Christopher Marlowe, what was the Dr. Faustus? Dr. Faustus is also tragedy, but there are also some episodes of comedy too. थे कि नहीं थे Dr. Faustus? कॉमेडी के पीछे थे नहीं उसके अंदर, कलोन के साथ, तो उसके वेगनर के साथ, आर्ट कर्सर के साथ, ये कुछ उसके साथ होते. तो इट्स मीन दैट कि हमें एविडेंस मिल गया 16th सेंचुरी के अंदर ट्रेजिडी और कॉमेडी वो मिंगल हो रही है. मिंगलिंग ऑफ
two elements, tragedy and comedy. Okay? तो ट्रेजिडी और कॉमेडी का क्योंकि नए नए कॉम्बिनेशन सामने आ रहे थे, नया नया ये मिलाप था, तो ये सूटेबल नहीं था, बड़ा ही भद्दा, अजीब गरीब और नागवार सा था, जिसकी वजह से अब मैं बैकग्राउंड बता रहा हूँ सारा, है ना, कि गोसन ने इल्ज़ाम क्यों लगाए थे। मेरे वोट से मेरे वोट, मैं आखिर में एक बात कहूँगा, इसी बात के रिलेटेड मुझे याद करेंगे जब मैं लेक्चर एंड करूँ। तो मैं बैकग्राउंड बता रहा था कि गोसन ने इल्ज़ाम क्यों लगाए दोबारा 16वीं सेंचुरी में। तो मैंने बैकग्राउंड में बताया कि उस वक्त ट्रेजी कॉमेडी सामने आ रही थी, और ट्रेजी कॉमेडी बड़ी इम्प्योर और इमेच्योर और बड़ी ही भद्दी सी थी, अच्छी नहीं थी, जिसकी वजह से, क्योंकि अब ट्रेजी कॉमेडी किस फॉर्म में लिखी जा रही है, उस वक्त पोएट्रिक फॉर्म में लिखी हुई थी। ट्रेजी या कॉमेडी किस फॉर्म में लिखी है, पोएट्री की फॉर्म में, तो उसको पोएट्री ही कंसीडर करते थे ना, पोएट्री ही कंसीडर कर रहे हैं। अगर आपको यहाँ तक मेरी बात समझ नहीं है तो मैं फिर रुक जाता हूँ, फिर दोबारा शुरू से बात करूँ। आप बता दें किस किस को समझ नहीं है, यहाँ तक आ गई है। हम गोसन को डिस्कस करने से पहले, गोसन के इल्ज़ामात डिस्कस करने से पहले हम ये देख रहे हैं कि माशरे के अंदर, इंग्लिश सोसाइटी में पोएट्री की हालत क्या है। ट्रेजी कॉमेडी आई जो कि नया नया मिक्सचर था, और वो बड़ा अजीब व गरीब, लोगों को लोग पसंद नहीं कर रहे थे, और फिर कहा गया कि इस तरह की पोएट्री जो है ये तो फूल्स का लाफ्टर है, लाफ्टर ऑफ द फूल्स। जो फूल है वो इस पर मतलब है लाफ कर सकते हैं इस चीज़ पर, और जो जिसके अंदर अलमिया था, मीन के ट्रेजी थी, इसी ट्रेजी कॉमेडी के अंदर वो कहते कि ये ट्रेजी नॉट अ प्योर ट्रेजी, और ये तो बड़ा फूल लोगों के जज्बात इससे मर्ज हो सकते हैं, ये बोलते हैं। यानी कि अब उस ट्रेजी कॉमेडी को क्या बेवकूफ़ों की मतलब इंटरटेनमेंट का कह दिया गया, और किसी हद तक ठीक भी था, क्योंकि वो अभी तक इम्प्योर हालत में थी और अच्छी हैंडलिंग भी नहीं कर रहे थे। कौन नहीं कर रहे थे अच्छी हैंडलिंग, आप बताएं। जी आप बताएं, ये बुरी बात है। कौन सा? अच्छा, क्रिटिसिज्म है ही तुम्हारा, तो तुम नहीं आ गई है। अच्छा, मुझे पता नहीं था। कौन सही हैंडल नहीं कर, आसान सवाल है। हाँ हाँ जी, राइटर्स पोइट्स ये नहीं लिखे, पोइट्स मैं देखा था कि जहन था। ओके, क्लियर है ये बात। उसके अलावा जो पोइट्री कर रहे थे, पोइट्री किस तरह की आ रही थी, पोइट्री भी कोई आला दर्जे की पोइट्री पैदा नहीं हो रही थी 16वीं सेंचुरी में। अगर आप शेक्सपियर को नज़रअंदाज कर देते हैं, क्योंकि देखें डन है, 2 3 4 पोइट्स हैं, उनको भी नज़रअंदाज भी कर देते हैं थोड़ी देर के लिए, तो ओवरऑल जो बाकी पोइट नीचे थे, मिल्टन के आने की वजह से उन्होंने फिर लफ्ज़ों की तरतीब पर जोर दे दिया, लफ्ज़ों के बनने पर जोर दे दिया, और फिर लफ्ज़ों के एक मिक्सचर सा दे रहे थे वो, तो ओवरऑल पोइट्री जो है वो अच्छी नहीं आ रही थी। तो उस वजह से भी गोसन ने कहा कि ये पोइट्री जो है, ये पोइट्री पर लफ्ज़ों की तरतीब है या जज्बात का उछाल है या इसके अंदर झूठ है। अब 2 इल्ज़ामात उसके सिनेरियो में हम देख रहे हैं। गोसन ने पहले कहा कि जो ट्रेजिडी है, ये जो ट्रेजिडी है, ये जज्बाती लोगों की इंटरटेनमेंट है। ये जो ट्रेजिडी है, इस तरह की ट्रेजिडी को देखकर लोग खामखा जज्बाती होकर माशरे में बिगाड़ पैदा करते हैं। ये जो ट्रेजिडी है, इसमें मार धाड़ और कत्लो गारत के अलावा है क्या, उसने कहा। आपने भी तो सुल्तान रही की फिल्म देखने के बाद क्या कहा आपने कहा क्या है फिल्म, जाएंगे उसमें 10 बंदों को वो मार देगा, 3 को वो मार देगा, और वो इंतकाम लेगा, बस फिल्म खत्म हो जाएगी। देखो, हम अगर ये इल्ज़ाम लगाएं फिल्म फजूल वक्त का ज़िया है, तो ठीक कहेंगे ना, हम ठीक कहेंगे ना।
जब तक कि हम फिर हॉलीवुड की या बॉलीवुड की मूवी नहीं देखेंगे, वो नहीं आएगी, उस वक्त हमारा व्यू तो यही होगा कि फिल्म तो टाइम का ज़िया है। तो उसने भी यही कहा कि ये ट्रेजेडी टाइम का ज़िया है, कॉमेडी टाइम का ज़िया है, पोएट्री भी टाइम का ज़िया है। तो वो उस वक्त सिनेरियो के मुताबिक तो ठीक कह रहा था। और पोएट्री के अंदर उसने कहा कि बहुत ज़्यादा वो जो जज्बातियत भर दी जाती है, इश्तियाल भर दी जाता है, उससे माशरे में बिगाड़ है। कॉमेडी, प्योर कॉमेडी जो आती है, उसके बारे में उसने कहा है कि ये फूल्स मतलब बैठ के यहाँ पर लाफिंग करते हैं, और एट द सेम टाइम कॉमेडी के अंदर क्योंकि इमिटेशन होती है या ट्रेजेडी में भी इमिटेशन होती है, ये गोसन के सारे इल्ज़ामात हैं। वो मैं सिनेरियो के साथ बता रहा हूँ आपको। उसने कहा ट्रेजेडी के अंदर या कॉमेडी के अंदर इमिटेशन करते हैं तो ये नकल है, तो इससे भी फेक एलिमेंट पैदा होता है। लोगों के जहन में ये आइडिया आता है कि अच्छा नकल भी ठीक होता है, नकल के ऊपर, असर के बजाय नकल के ऊपर लोग कंसंट्रेशन करना शुरू कर देते हैं। एट द सेम टाइम वो कहता है कि जब कॉमेडी या ट्रेजेडी के अंदर मेल फिगर फीमेल कपड़े पहन लेता है तो उस वक्त मतलब क्या होता है, लोगों के अंदर लस्ट पैदा होती है और वो क्या कहते हैं जी, होमोसेक्सुअल जज्बात पैदा होते हैं। और भी मर्द का औरत बन जाना ये भी माशरे के बिगाड़ का बायस बनता है, क्योंकि उस वक्त स्टेज के ऊपर बहुत का लेडीज़ की बजाय, ज़्यादातर लेडीज़ की बजाय मैन को ही तैयार किया जाता है, वो लेडीज़ कपड़े वगैरह। हाँ, उधर भी ऐसा होता है। तो ये चीज़ें सामने जब उसे देखे, गोसन ने ये इल्ज़ामात लगाए हैं। अब गोसन के इल्ज़ामात उसके किसी हद तक ठीक हैं उस वक्त के सिनेरियो को देखते हुए। अब सवाल ये पैदा होता है, पहले उसके इल्ज़ामात दोबारा काउंट कर लें हम गोसन के। मैं इस तरफ आने वाला था, मैं रिवाइज करके मैं भी इसी टॉपिक की तरफ आने वाला था ताकि मुझे पता था ये कंसर्न उसमें है, तो रिवाइज कर लूँ। कॉमेडी है या ट्रेजेडी है, उसके अंदर जब इमिटेशन होती है तो वो माशरे के अंदर इमिटेशन का रुझान पड़ता है, फेक चीज़ों का रुझान पड़ता है, नकल के ऊपर यकीन का रुझान पड़ता है। वहाँ पर जो मेन है वो वेमेन की एक्टिंग करते हैं या कस्ट्यूम इस तरह का पहनते हैं, तो उससे क्या होता है, लोगों के अंदर, माशरे के अंदर इखलाकी बिगाड़ फिर पैदा होता है, लफ्ज़ पैदा होता है। उसके अलावा वहाँ बैठ के जो ट्रेजेडी है या कॉमेडी ट्रेजेडी है, उसके अंदर कत्लो गारत के सिवा कुछ नहीं सिखाया जाता, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। अच्छा, तो कॉमेडी है उसके अंदर भी लाफिंग है, कुछ भी नहीं है, वो भी आप वक्त कर दिया करते हैं। पोएट्री है, पोएट्री में जज्बात होते हैं मोहब्बत के या दूसरे जज्बात है, फजूलियात होती हैं और वेस्ट ऑफ टाइम है, और ये ओवरऑल सारा झूठ है। और उसने कहा, अपना प्लेटो ने भी इस चीज़ को कंडेम किया था, उसने कहा था कि पोएट्री गलत चीज़ है। और जितने भी शोरा हैं, गोसन ने कहा कि ये झूठ के बाप है, ये झूठ बोल रहा है। ये मैंने बात कर दी। अब सवाल ये पैदा होता है कि तो सवाल ये पैदा होता है कि गोसन ने जो इल्ज़ामात लगाए इसकी जद में कौन कौन से राइटर आ जाते हैं। क्या ये 16th सेंचुरी की ही बात कर रहा है या ये ओवरऑल बात कर रहा है? क्या उस वक्त कंटेम्प्रेरी पोइट्स भी शामिल हैं कि वो क्रिटिसाइज कर रहा है? तो इसमें सवाल ये पैदा होता है, गोसन ने उस वक्त ये नहीं सोचा कि ही इज क्रिटिसाइजिंग 16th सेंचुरी। उसने ओवरऑल देखा, उसने ओवरऑल ही क्रिटिसाइज कर दिया, उसने प्लेटो से लेकर अब तक क्रिटिसाइज कर दिया। उसने कहा सारे के सारे पोइट गलत हैं, सारी पोइट्री गलत है, सब चीज़ ये फूल्स हैं जो इस चीज़ को डिटेन करते हैं और ये झूठ है सारा कुछ, और लोग जो है वक्त जाया करते हैं उसे ओवरऑल। अब क्या कंटेम्प्रेरी उस वक्त शेक्सपियर जो बैठा हुआ था, हम शेक्सपियर को लेकर सबसे बड़ा ताकतवर फिगर है, मिल्टन बैठा हुआ था, डन बैठा हुआ था, क्या गोसन को वो नजर नहीं आते थे? डेफिनेटली उसे नजर नहीं आते थे। जैसे आपको इस पीरियड में फकीर मोहम्मद नजर नहीं आ रहा, आपको इस पीरियड में कैफ अंसारी नजर नहीं आ रहा। सुना है कभी कैफ अंसारी का नाम? हम दर्द के मारे हैं बहुत तंग हवा में। पहला मिसरा देखिए, तंग होते हैं आप किसी शख्स से, तंग होते हैं किसी मुश्किल से, तंग होते हैं आग से। हम दर्द के मारे हैं बहुत तंग हवा में,
हवा तो चारों तरफ से लगती है। कौन सा आपका फीचर है, कौन सा आपका फर है, नाखून है, कौन सी जगह है जहाँ पर हवा ना लगे? जहाँ जहाँ हवा लगती है वहीं वहीं आप तंग हैं। हम दर्द के मारे हैं बहुत तंग हवा में, दरवाज़ों की होती है अजब जंग हवा में। सोच के दो दरवाजे हैं, ये होना चाहिए कि ये होना चाहिए, ये होना चाहिए कि ये होना चाहिए, एक खुलता है एक बंद होता है। हम दर्द के मारे हैं बहुत तंग हवा में, दरवाज़ों की होती है अजब जंग हवा में। ये और बात के नज़र ना आए, ये और बात की नज़र ना आए, उड़ते हुए मिलते हैं कई संग हवा में। कैफ अंसारी, ठीक है। ही वाज आल्सो माय टीचर। मैं सारी जिंदगी गरीब, बिल्कुल एक गड्ढी सी होती थी उसके हाथ में। मैंने डीजी खान की सड़कों पर उसे हमेशा देखा, क्योंकि मैं भी हमारा घर था, वो भी हमारा घर था, ठीक है। सफेद बाल तो उसके सादे से कपड़े बिल्कुल सादे थे और गड्ढी हाथ में होती, और दूध लेके दूध लेके जाता था वो। मैं रास्ते में क्रॉस होना था मेरा उसका। तो कैफ अंसारी उसका नाम था। उसने एक बुक अपनी पब्लिश की थी, उसका नाम था किसने देखा मेरा चेहरा। लोगों ने बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया था। उसके बाद उसने लिखा, एक भी बुक पब्लिश नहीं की, लाखों रुपए की उसे ऑफर की गई और कहा गया कि फैज और फैज के बराबर का राइटर है ये, बुक दे दो। लोगों ने पैसे से कहा, उसने कहा नहीं मैं बुक नहीं दूंगा, कदर ही नहीं है। उसे पूरे ट्रंक भर दिया अपने लिख लेके, उसे के ट्रंक भरे हुए हैं लिख लेके मैं रख दिए, जब मैं मर जाऊंगा पब्लिश करना। और वसीयत उसने लिखी कि मेरी तमाम तक जो लिखे हुए ट्रंक हैं ये मेरे भाई को कराची भेजा जाए, और कराची से उसे मैं वसीयत करता हूँ कि वो इसे इंडिया भेजे और ये बुक सारी इंडिया से पब्लिश होगी, पाकिस्तान से नहीं होगी। अभी तक उसकी पब्लिशिंग आई नहीं है। लेकिन कैफ अंसारी का नाम पाकिस्तान में ऐलान करके पूछे कि किस किस को पता है, नहीं पता ना, बिकॉज ही इज कंटेम्परेरी। सो शेक्सपियर वॉज द कंटेम्परेरी ऑफ बोसन। बोसन इज नॉट 100% अवेयर दैट व्हाट इज शेक्सपियर। वैसे भी शेक्सपियर जो मर्ज हुआ है वो 18 और 19 सेंचुरी में हुआ है। बोसन डोंट नो हाउ मच वर्थ इज ऑफ मिल्टन। मुझे ये पता भी नहीं है मिल्टन की कितनी वर्थ है। यू डोंट नो व्हाट इज मेटाफिजिकल पोएट्री। उस दौर में मेटाफिजिकल पोएट्री तो एक गाली थी, तो वो उसको भी जान को भी नहीं लेता। ये भी कुछ और राइटर भी हो, पोएट भी हो 16वीं सेंचुरी के, लेकिन बोसन उसको कंसीडर नहीं करता। वो तो देख रहे हैं कितने लोग उसके इर्द गिर्द हैं, ओवरऑल पोएट्री कैसी है, ओवरऑल ड्रामा कैसा है, ट्रेजेडी कैसी है, कॉमेडी कैसी है, उसे रख के सबको इस लाइन में क्रिटिसाइज करें। बोसन वाला चैप्टर मैंने क्लियर कर दिया आपके साथ, ठीक है। अब आया दूसरा चैप्टर कि सिडनी के नाम की गई थी बुक, सिडनी ने फिर क्या किया। एक दोबारा शुरू करने बाद इसने कहा बाद में कर रहा हूँ उसको, मैं अपने सपोर्ट में पीछे दे रहा हूँ। इसने नहीं कहा मैं उसको सपोर्ट कर रहा हूँ, लेकिन मैं उसको और बैग को फेवर दे रहा हूँ। अच्छा, अब एक काम ये हुआ, इधर से बोसन ने इल्जाम लगाए, इधर से सिडनी जवाब दे रहा है, उधर शेक्सपियर, मिल्टन, मार्लो मौजूद है। अब ये तीन अलग अलग फिगर बन गए। एक तरफ बोसन ठहरा है, पीछे प्लेटो ठहरा है, दूसरी तरफ सिडनी ठहरा है, उसके पीछे में भी अरिस्टोटल आ जाएगा। पॉलिटिक्स प्लेटो ने इल्जाम लगाए थे, अरिस्टोटल ने जवाब दिए थे। सेम 16वीं सेंचुरी में वैसे हुआ, बोसन ने इल्जाम लगाए, सिडनी ने जवाब दिया। सेम इसी पीरियड में शेक्सपियर भी बैठा हुआ है, मार्लो भी बैठा हुआ है, 3 डिमेंशन होगी। अब कुछ लोगों का कहना ये है, वो कहते हैं बोसन ने जो इल्जाम लगाए वो ट्रू थे, ठीक है, उसने प्लेटो की सपोर्ट ली। सेम लाइक इटली के अंदर वहाँ पर अरिस्टोटल की बुक पोएटिक्स दरियाफ्त हो गई। आपको पता है ना कि अरिस्टोटल की बुक पोएटिक्स जो थी वो
15 ईयर्स में मर्ज हुई, तो उससे पहले वो नहीं थी, कहीं भी नहीं। तो कुछ लोगों का ख्याल है कि शेक्सपियर के हाथ, मार्लो के हाथ वो पोएटिक्स लग चुके थे, ठीक है, इसीलिए वो बैठ के अपना काम किए जा रहे थे और तब्दीलियां भी ला रहे थे। और हो सकता है, मुझे तो ये लगता है कि ये दोबारा जो 16वीं सेंचुरी के अंदर डिबेट खड़ी हो गई है प्लेटो को लेकर गोसन, अरिस्टोटल को लेकर सिडनी, शेक्सपियर और मार्लो, वो अरिस्टोटलियन जो कंसेप्ट है उनको फिर दोबारा वायोलेट करके एक नई चीज क्रिएट कर रहे हैं, ट्रेजी कॉमेडी। मुझे ये महसूस हो रहा है कि इन तीनों चीज़ों की बैक में, इन तीनों चीज़ों के सपोर्ट में, इन चीज़ों के पीछे जो सिनेरियो है वो ये कि अरिस्टोटल की बुक तीनों के हाथों में लग चुकी है, सबके हाथ में लग चुकी है, मुझे ये लगता है। अरिस्टोटल फिर का दवर हो गया। ग्रीक हम मानते हो वो इमर्ज हो गए, इनके सबके डिबेट दोबारा खड़ी होने की वजह मुझे फिर, लेकिन दैट इज नॉट 100% क्लियर कि सबके हाथ में लगे कि नहीं लगी। हो सकता है इंडिविजुअली गोसन इज रीडिंग प्लेटो and then he is thinking that the scenario of his own and he is criticizing the ideas and the poets. मे भी सिडनी के हाथ भी ना लगी और सिडनी भी ये कह रहा होगी, मे भी शेक्सपियर और मार्लो के हाथ भी ना लगी हो, इसलिए वो ट्रेजी कॉमेडी मिक्स कर रहे हैं। अगर हाथ लगी है उनकी तो वो प्योर ट्रेजी लिखे, प्योर कॉमेडी लिखे। पॉसिबल भी है, पॉसिबल नहीं भी। चलो ये हमने दोनों चीज़ें क्लियर कर ली हैं। अब रहेगी बात गोसन के इल्ज़ामात, और सिडनी ने अपनी बुक अपॉलजी ऑफ पोएट्री में लिखा गया। वेरी सिंपल, तो मैं ये कहूँगा जितने इल्ज़ामात गोसन ने लगाए हैं उस तमाम इल्ज़ामात का जवाब देते हैं। सपोज गोसन ने कहा है कि ये ट्रेजिक कॉमेडी है, ये एक लॉफ्टर है, ये फूल्स की प्लेस है। चलो हम यूँ कह देते हैं, गोसन कहते हैं कि कॉमेडी जो है ये एक ऐसी चीज़ है जिसमें फूल्स आके एंटरटेन करते हैं। तो सिडनी ने क्या कहा, सिडनी का कॉमेडी बुरी नहीं है, लेकिन सुन रहे हो, कॉमेडी बुरी नहीं है, लेकिन कॉमेडी जब ट्रेजिक के साथ मिक्स होकर जिस तरह पेश कर रहे हैं हमारे आज के राइटर, ये गलत है। ये जवाब एक आगे। तो उसने कहा जी ट्रेजिक जो है उसमें मार धाड़ है और कुछ भी नहीं है। तो उसने कहा हाँ, हमारे दौर के अंदर ये जो ट्रेजिडी लिखी जा रही है मार धाड़ वाली है और ये गलत है। होना ये चाहिए कि इससे पहले जो पोएट ट्रेजिडी लिखी जा रही थी, जो पहले ग्रीक्स ने लिखी थी, तो बहुत अच्छी ट्रेजिडी थी, इंफॉर्मेटिव भी थी, क्लासिकल भी थी, अच्छी थी। ट्रेजिडी उस तरह की होनी चाहिए। तो ट्रेजिडी इटसेल्फ इज नॉट बैड, कॉमेडी इटसेल्फ इज नॉट बैड, द राइटर ऑफ द पीरियड कैन बी बैड और गुड। तो इस दोनों बातों को बुनियाद बनाते हुए मैं ये कहूँगा, एक बात जो सामने नजर आती है, सिडनी ने कही है, सिडनी ने कहा पोएट्री इज नॉट बैड, पोएट कैन बी बैड और गुड, ठीक है। और जब उसने कहा कि प्लेटो इतना बड़ा फिलोसोफर था, उसने पोएट्री को कंडेम किया है, तो उसने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता। सामने मैं भी आ रहा हूँ, मैं भी अच्छा। उसने कहा पोएट्री इज नॉट बैड, पोएट कैन बी गुड। तो प्लेटो की जो बात की थी, तो प्लेटो के बारे में उसने कहा था कि प्लेटो बाय बॉर्न पोएट था और उसका मोस्टली वर्क पोएट्री के अंदर है। तो वो पोएट को कैसे गलत कह सकता है? हाँ, वो किसी पीरियड की पोएट्री को गलत कह रहा है। अब ये दो अलग अलग बातें हैं। पहली बात मैंने कहा पोएट्री बुरी नहीं होती, पोएट बुरे हो सकते हैं। दूसरी बात जब प्लेटो के बारे में मैंने कही, तो मैंने कहा कि प्लेटो कहता है पोएट गलत नहीं हो सकते, पोएट्री ऑफ द पीरियड गलत हो सकती है। लिख ले नोट कर लें, ये अगर आपको मिक्स हो रही है लिख लीजिए।
बिल्कुल डिफरेंट है ना, क्योंकि उनके प्रैक्टिकल ये क्वेश्चन का तो आपस में बिल्कुल सेम है लेकिन टोटल का इसका डिफरेंस थोड़ा सा। वर्ड पर आप देखेंगे, मैं बताता हूँ आपको। अच्छा, एक बात क्लियर होगी ये। अच्छा, अब ये प्लेटो को भी उसने डिफेंड कर दिया। उसने कहा ही पोइट, अगर उसने कहीं पर कहा है कि पोइट्री गलत है या पोइट गलत है, तो अगर कहीं पर कहा भी है तो कोई बात नहीं, फिलासफर है, पोइट है, गलती हो जाती है, गलती से कभी जज्बात में ना कह भी देता है कि कोई बात नहीं। लेकिन पोइट खुद वो पोइट है, पोइट्री कर रहा है, तो कैसे वो किसी को गलत कहेगा। अच्छा, ये बातें क्लियर होगी जी। उसके बाद फिलिप सिडनी साहब ने उसके बाद एक काम और किया। उसने बताया कि पोएट्री कितनी काइंड की होती है। एक उसने कहा रिलीजियस पोएट्री होती है, दूसरी उसने कहा मालूमाती होती है, इंफॉर्मेटिव पोएट्री होती है, जिसमें एस्ट्रोनॉमी और इस तरह की चीज़ें होती हैं। ठीक है। तीसरी काइंड उसने कहा दैट इज अ ट्रू काइंड ऑफ पोएट्री। जो ट्रू काइंड ऑफ पोएट्री उसने कही है वो है फीलिंग्स की, जज्बात की पोएट्री। समझ आ गई। उसके बाद सिडनी ने उसकी किस्मों को उसको एलाबोरेट भी किया है कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें कैसे कैसे हैं, हवाला जात भी दिए हैं। आपने तो उसने डिफाइन किया कि व्हाट इज कॉमेडी। कॉमेडी के एलिमेंट सारे लिखे हैं, कॉमेडी में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। व्हाट इज ट्रेजेडी, ट्रेजेडी के बारे में लिखा है, ट्रेजेडी में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, क्या क्या होती है। और उसने इस बात को अलाउ नहीं किया कि ट्रेजेडी को कॉमेडी के साथ मिक्स किया जाए। दैट इज फिलिप सिडनी। इसके अंदर एक सवाल है जो सबसे अहम है, मुझे दिखाइएगा एक सवाल। एक चार्जेस वाला सवाल अहम है। अच्छा, उसके बाद पेज नंबर 167 पर एक है सवाल, सुपेरिटी ऑफ पोएट्री ओवर फिलॉसफी एंड हिस्ट्री। 167 पर। हाँ, ये दो क्वेश्चन अहम है। 159 पेज पे है, चार्जी। अच्छा, चार्जी मोबाइल अपने उठा लो। ये लो, क्या